यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर जाकर मुलाकात की। 4.5 साल में पहली बार योगी आदित्यनाथ का केशव प्रसाद मौर्य के घर जाना बड़ी घटना माना जा रहा है। इस मुलाकात के बाद बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में योगी कैबिनेट के बड़े मंत्रियों के साथ संगठन के दिग्गज भी शामिल हुए। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही सीएम का चेहरा होंगे। उन्होंने कहा कि सीएम पद पर योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी और चेहरे का सवाल ही नहीं। योगी अभी यूपी के सीएम हैं और आगे भी रहेंगे। अरुण सिंह का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूपी में सीएम के चेहरे को लेकर तमाम अटकलें चल रही हैं। बीते दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसके बाद योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ऐसा ही बयान दिया था। चेहरा क्या योगी आदित्यनाथ ही होंगे? बिल्कुल होंगे। योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा काम हुआ। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ पे। और जो सपा बसपा के समय जंगल राज था, आज देखिए योगी जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक है और हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद एनसीपी नेता माजिद मेमन ने तीसरे मोर्चे की तैयारी की चर्चाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने ये भी साफ किया कि बैठक शरद पवार ने नहीं बल्कि यशवंत सिन्हा ने बुलाई थी। राष्ट्रीय मंच की बैठक में बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। साथ ही इन मुद्दों को लेकर केंद्र के खिलाफ एकजुट होने का ऐलान किया गया। राष्ट्र मंच की बैठक पवार के घर होने के ऐलान के बाद से ही तीसरा मोर्चा तैयार होने के कयास लगाए जा रहे थे। ये राष्ट्रमंच की सभा एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई। ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभा शरद पवार साहब के मकान पर हुई है, लेकिन ये शरद पवार साहब ने नहीं बुलवाई। पहली बात, ये सभा राष्ट्रमंच के प्रमुख हमारे यशवंत सिन्हा जी की तरफ से बुलाई गई थी और हम सब जो राष्ट्रमंच के फाउंडिंग मेंबर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने सब सहयोग के साथ इस सभा का आयोजन किया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक में गुपकार गठबंधन की पार्टियां भी शामिल होंगी। बैठक से पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फिर पाकिस्तान का जिक्र कर नया विवाद छेड़ दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और गुपकार गठबंधन के अन्य नेताओं ने कहा कि वो पीएम मोदी से जम्मू कश्मीर से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में। तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह सुलझती नहीं दिख रही है। दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी की कमेटी के सामने पेश हुए और खुलकर अपनी बातें रखी। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम या प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए तैयार नहीं है। आज तक से बातचीत में सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि भारत किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि चीन और पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए थिएटर कमांड का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। देश में अलग अलग चुनौतियों को देखते हुए अलग अलग थिएटर कमांड बनाए जाएंगे। सीडीएस ने यह भी कहा कि लद्दाख में चीन को अप्रैल 2020 की स्थिति का पालन करना चाहिए। देश की तीनों सेनाएं किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूपी के अवैध धर्मांतरण के केस में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 1 हफ्ते की रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया। एटीएस उमर गौतम और जहांगीर से पूछताछ करेगी। इस पूछताछ में केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल होंगी। धर्मांतरण मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग का एक अधिकारी इन आरोपियों की मदद करता था। जानकारी के मुताबिक ये अधिकारी जरूरतमंद लोगों की लिस्ट बनाकर आरोपियों को देता था। जल्द ही इस अधिकारी से भी पूछताछ हो सकती है। जांच एजेंसियों को ये भी पता लगा है कि धर्म परिवर्तन के मामले में एक नहीं बल्कि 2 संगठनों की भूमिका है, जिन्हें कतर से भी पैसे मिलने के सबूत मिले हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाओं के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। ऐसे में इस बात की अटकलें तेज है कि जेडीयू भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है। उधर नीतीश कुमार इस दौरे को निजी बता रहे हैं। नीतीश ने कहा है कि आंख के इलाज के लिए वो दिल्ली आए हैं। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बयान दिया कि जेडीयू मोदी सरकार में शामिल होने को तैयार है। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल की सरकारों को चिट्ठी लिखी है। देश में फिलहाल डेल्टा वेरिएंट के 22 केस मिले हैं, जो इन तीनों राज्यों में सामने आए हैं। भारत के अलावा डेल्टा प्लस वेरिएंट 8 और देशों में पाया गया है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, चीन, नेपाल, रूस और जापान शामिल है। डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में फैल न सके, इसे लेकर सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स सितंबर तक देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं और यही वजह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरस रही है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की है। जहां तक नजर जा रही है, जल प्रलय नजर आ रहा है। यहाँ शारदा नदी में उफान आया और शारदा के पानी ने आसपास के करीब 100 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना आसान है कि कितनी भयानक तबाही है। लोगों को अपने घर तक पहुँचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नेपाल का पानी यूपी के बाराबंकी में भयानक परेशानी बन गया है। देखिए, बाराबंकी में सरयू का जलस्तर इस कदर बढ़ा कि आसपास के करीब 2 दर्जन गांवों पर कटान का खतरा मंडराने लगा है। जितनी तेजी से कटान बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से गांव वालों के दिलों में दहशत भी भर रही है। यह वजह है कि लोग बाढ़ के डर से पलायन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। तस्वीरें देखिए, गांव किस कदर बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। गलियों में नाव चल रही है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालात किस कदर बिगड़े हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ शीलाबाती और झूमी नदी ने कहर बरपा दिया है। झूमी नदी में उफान के चलते यहाँ आसपास के कई लकड़ी के पुल बह गए हैं। बिहार में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात ने जीवन पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। देखिए, ये पटना के दियारा की तस्वीरें हैं। गंगा नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण पटना के दियारा इलाके के कई गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। गंगा में हो रही जल वृद्धि के चलते जिला प्रशासन ने पीपा पुल को बंद कर दिया है, जिसके कारण अब दियारा के इलाकों में रहने वाले लोगों को पटना ले जाने के लिए केवल नाव का सहारा बचा है। इसी तरह नाव में चढ़कर ये लोग नदी पार करते हैं। क्रेन से लोगों की जिंदगी बचाने की ये तस्वीरें किसी को भी हैरान कर सकती हैं। ये तस्वीरें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर बद्रीनाथ के पास पंचन गंगा नाले की है। बेहिसाब बरसात से नाले में इतना तेज उफान आया कि रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और पांडुकेश्वर के आराध्य देव घंटाकर्ण देवता को लेकर बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे श्रद्धालु फंस गए। आखिरकार इन श्रद्धालुओं को क्रेन मंगवाकर सुरक्षित रास्ता पार कराया गया। देश की पहली महिला पैरा शूटिंग चैंपियन सड़क पर नमकीन और बिस्किट बेचने को मजबूर है। देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली इस महिला का नाम है दिलराज कौर, जो मुफलिसी की जिंदगी जी रही है। देहरादून के एक पार्क में सामने जमीन पर ही नमकीन बिस्किट बेचकर दिलराज कौर अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण कर रही है। दिलराज कौर काफी दिनों से उत्तराखंड सरकार से अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी देने की मांग कर रही है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक इनकी सुध नहीं ली है। आर्थिक तंगी की वजह से दिलराज कौर और उनकी माँ नमकीन बेचने का काम कर रही है। हमारे पास पैसा नहीं होता बिल्कुल भी अपनी जीवन यापन करने के लिए। अब सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनिए। अब जब मैं आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही हूँ तो सबको लगता है कि पता नहीं क्यों कर रही है। तो मुझे तो अपना जीवन यापन करना ही है ना। सरकार गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं रहा है क्योंकि खेल के देखिए और स्टेट्स में है, हमारे स्टेट में एक स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स पॉलिसी शायद अभी तक बनी नहीं। अगर बनी होती तो मुझे आज यहाँ रोड साइड पे काम ना करना पड़ता। मथुरा में वैक्सीन लगाने पहुंची टीम पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिसमें कई स्वास्थ्य कर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के महोली रोड का है। जानकारी के मुताबिक यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगा था, जहाँ वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों में विवाद हो रहा था। उसी विवाद को सुलझाने की बात जब स्वास्थ्य कर्मियों ने कही तो उपद्रवियों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर ही हमला बोल दिया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के आरा में अपराधी बेलगाम है, उन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। इसी घड़ी में बाइक सवार बदमाशों ने ऑटो से जा रही एक बुजुर्ग महिला के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मामला भोजपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। यहाँ बखरिया गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने महिला को गोली मारी। महिला की हत्या किस लिए की गई, इस सवाल का जवाब अभी पुलिस के पास भी नहीं है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस के हत्थे एक शातिर चोर चढ़ा है। आरोपों के मुताबिक इस शातिर चोर ने कोतवाली थाना क्षेत्र के अंबा विहार जैन मंदिर में चोरी की थी। आरोपी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके सहारे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपी के पास से मंदिर से चुराई गई 4 मूर्तियां, 8 छत्र और 1 मुकुट मिला है। पुलिस की माने तो आरोपी पर पहले से ही करीब 14 आपराधिक केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग बच्चों को जामुन के पेड़ से बांधकर पिटाई करने का वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। देखिए, ये मोहम्मदी थाना क्षेत्र की तस्वीरें हैं।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दो मासूमों को पेड़ से बांधा गया है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों बच्चे जामुन बीनने गए थे, मगर पेड़ के मालिक ने इन्हें पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर इन्हें पीटा। इतना ही नहीं, उसने इनकी पिटाई का वीडियो भी वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और उसने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मेरठ में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही लड़कियों से छेड़छाड़ और मारपीट की घटना सामने आई है। मामला कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के खडौली गांव का है। आरोपों के मुताबिक इलाके के दबंगों ने पहले लड़कियों से छेड़छाड़ की। लड़कियों ने विरोध किया तो इन्हें भी पीटा और इन्हें बचाने आए लोगों को भी पीटा। पीड़ित लड़कियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, मगर पुलिस ने भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। उल्टा इलाके के पार्षद पर पीड़ितों पर ही दबाव बनाने का आरोप है। इसके बाद पीड़ित लड़कियों ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले का 5वें दिन का खेल खत्म हो गया है, लेकिन बारिश के खलल की वजह से रिजर्व डे पर आज होगा मैच का फैसला। 5वें दिन भारत दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 64 रन बना लिए हैं। कप्तान कोहली 8 और पुजारा 12 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। शुभमन गिल और रोहित शर्मा को टीम सऊदी ने सस्ते में समेट दिया। भारत ने दूसरी पारी के आधार पर 32 रनों की बढ़त बना ली है। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की। शमी ने 76 रन देकर 4 विकेट अपनी झोली में डाले, तो ईशांत ने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं 2 कीवी बल्लेबाज अश्विन की फिरकी में फंसे, लेकिन कप्तान केन विलियमसन की धैर्यपूर्ण और टीम सऊदी की आक्रामक पारी की मदद से न्यूजीलैंड ने अपने स्कोर को 249 तक पहुंचा दिया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। शमी आईसीसी फाइनल में भारत के लिए 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिकी सरकार की तारीफ की। कहा कि टिकटॉक और वीचैट जैसी चीनी ऐप से प्रतिबंध हटाना सही दिशा में उठाया गया कदम है। इसी महीने बाइडेन सरकार ने ट्रंप सरकार के फैसले को पलट दिया है। बता दें कि अमेरिका में टिकटॉक के 10 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं। पिछले साल ट्रंप सरकार ने सभी चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका के साथ कूटनीति जल्द बहाल होने की संभावनाओं को किया खारिज। कहा वार्ता को लेकर अमेरिका की उम्मीदें उसे और अधिक निराश करेंगी। अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि सुंग किम ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से मुलाकात की है और उत्तर कोरिया से भी बातचीत के प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई है। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस पर नाजी जर्मनी के हमले की 80वीं बरसी पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति पुतिन ने शहीद सैनिकों को याद किया। कहा कि हम उन सैनिकों के हमेशा आभारी रहेंगे जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को जीवन और शांति दी। स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने जेल में बंद कैटलन नेताओं को क्षमा करने के लिए कैबिनेट की बैठक की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट उन 9 अलगाववादी कैटलन नेताओं को जल्द जेल से रिहा करने को मंजूरी देगा और उन सभी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इन नेताओं को 2017 में जनमत संग्रह करने पर सजा सुनाई गई थी, लेकिन इस फैसले का वहां की विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। दुनिया भर से कोरोना महामारी को हराने में मदद करेगा अमेरिका। अमेरिका ने 5.5 करोड़ कोविड वैक्सीन आवंटित करने की अपनी योजना का ऐलान किया, जिसमें 1 करोड़ 60 लाख टीके भारत और बांग्लादेश जैसे एशियाई देशों को दिए जाएंगे। बता दें कि अमेरिका द्वारा दुनिया को मुहैया कराई जा रही वैक्सीन की ये दूसरी खेप होगी। WHO के निदेशक का दावा, अब तक 92 देशों में फैल चुका है कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस। तेजी से फैलते इस वेरिएंट की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जताई चिंता। कहा नए वेरिएंट से रहे सतर्क। ब्राजील में कोरोना से गई जान के आंकड़े 5 लाख पार होने पर लोगों ने 500 मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को दी श्रद्धांजलि। साओ पाउलो और रियो डी जेनेरो में मोमबत्तियां जलाकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने महामारी से निपटने में नाकाम रहने पर राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो से इस्तीफे की मांग भी की। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 96 लाख के पार। अब तक 38,90,000 से ज्यादा लोगों की महामारी से गई जान। 16 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर हुए ठीक। करीब 40 दिन बाद गाजा और इजराइल के बीच एक बार फिर शुरू हुआ कारोबार। इजरायली सेना और हमास के बीच हुए युद्ध के बाद सभी कारोबार निलंबित कर दिए गए थे। इजराइल की नई सरकार की अनुमति देने के बाद दोनों देशों में शुरू हो पाया कारोबार।